तो कैसे बच्चे लोगों, आज हम लोग चालू करते हैं बेटा यूनिट 2 और पादप और प्राणियों में संरचना संगठन। इसमें एक कैथराइन थे। कैथराइन 1980 में इनका जन्म हुआ था यूक्रेन में। फिर ये अमेरिका चलेगा 1931 में। यहाँ इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करी। फिर इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट क्या किया, ये याद रखने वाली, कर्ली टॉप वायरस पौधे में आहार चालन और फ्लोएम ऊतक द्वारा फैलता है। ध्यान रखना, कर्ली टॉप वायरस पौधों में आहार चालन और फ्लोएम द्वारा फैलता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आ सकता है इस साल, 100% श्योर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज़, डॉक्टर एस राव को 1954 में एकासित पादप प्लांट एनाटॉमी में एक परिवर्तनात्मक एवं विकासात्मक उपागम को अपनाया। फिर इन्होंने 1960 में कैथराइन पेसाव को एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट, ध्यान रखना, एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट, बीज पादपों का शारीर था, ठीक है ना। फिर इनको वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी एवं एनसाइक्लोपीडिया कहा गया। 1957 में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चुना गया, 6वीं महिला बनी, ठीक है। 1989 में नेशनल मेडल ऑफ साइंस मिला। इसके बाद 1997 में कैथराइन की मृत्यु हो जाती है ना। तब मिसूरी बॉटनिकल गार्डन में एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजिकल के निदेशक पीटर रेवेन ने याद करते हुए क्या कहा था, ध्यान रखना, 99 वर्षों की आयु तक पादप जीव विज्ञान के क्षेत्र में परिपूर्ण प्रभुत्व युक्ति बनी रही। किसने कहा था ये? रेवेन ने कहा था, रेवेन ने, ध्यान रखना, पीटर रेवेन। ओके। फिर हम लोग बात करते हैं पुष्पी पौधों की आकारिकी को। तो हम लोग बात करते हैं, अगर पुष्प को देखना है तो सिंपल सी बात है, पुष्प के बारे में जानना है और उसकी आकारिकी के बारे में जानना है तो हमको एंजियोस्पर्म को देखना पड़ेगा। हम लोग जिम्नोस्पर्म को भी देखना ही सकते हैं, क्योंकि एंजियोस्पर्म में ही हमारे पास पहली बार क्या आए थे, फ्लावर और फूल देखने को हमको मिले थे, ठीक है। तो अब लोग हम बात करते हैं, यद्यपि एंजियोस्पर्म की आकारिकी अथवा बाह्य संरचना में बहुत विविधता पाई जाती है, फिर भी इन उच्च पादपों का विशाल समूह हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। इन उच्च पादपों में मूल मतलब जड़, स्तंभ मतलब स्टेम, पत्तियां लीफ और पुष्प फ्लावर और फलों मतलब फ्रूट की उपस्थिति इसका मुख्य अभिलक्षण है। क्या मुख्य अभिलक्षण है? कि मूल, स्तंभ, पत्तियां, पुष्प, फलों की उपस्थिति इसका मुख्य अभिलक्षण है। अध्याय 2-3 में हमने पौधों के वर्गीकरण के विषय में अध्ययन किया है, जो आकारिकी तथा अन्य अभिलक्षणों पर आधारित थे। वर्गीकरण तथा उच्च पादपों को भली भांति समझने के लिए अथवा सभी जीवों के लिए हमें संबंधित मानक वैज्ञानिक शब्दावली तथा मानक परिभाषाओं के ज्ञान की आवश्यकता होती है। हमें विभिन्न पादपों की विविधता, जो पौधों में पर्यावरण के अनुकूल का अनुकूलन परिणाम है, जैसे विभिन्न आवासों के प्रति अनुकूलन अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, संरक्षण, चढ़ना और संलयन मतलब आपस में फ्यूज होना आदि के विषय में भी ज्ञान प्राप्ति करते हैं, ठीक है। ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग मूल की, जब जड़ की बात करते हैं, जड़ क्या होता है हमारे पास, ध्यान रखना। तो जड़ होती है हमारे पास प्लांट दो, जमीन के नीचे और जमीन के ऊपर। जमीन के ऊपर जो रहता है उसको बोलते हैं सूट, और जमीन को जो नीचे रहता है उसको बोलते हैं रूट। तो रूट वाले को हम लोग बोलते हैं मूल, ठीक है, मूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मूल। तो मूल से बनता है मूसला तंत्र, मूसला मूल तंत्र बनता है, ठीक है ना। और याद रखना पूरा का पूरा, अगर हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे तो अब हम लोग को कुछ बोलेगा मूसला मूल तंत्र। नीचे की तरफ जाओगे तो क्या मिलता है, मूसला मूल तंत्र मिलता है। ऊपर की तरफ जाओगे तो हमको मिलता है क्या, सूट को क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, क्या बोलते हैं, स्तंभ तंत्र मिलेगा। क्या मिलेगा, स्तंभ मतलब पूरा का पूरा तुम लोगों को जो मिलने वाला है वो बेसिकली मिलने वाला है सूट, ठीक है। अब अधिकांश द्विबीजपत्रियों में मूलांकर के लंबे होने से प्राथमिक मूल बनती है। प्राथमिक मूल मतलब ये कि हमारे पास ये डाइकोटिलेडन सीड था जो नीचे की तरफ ग्रो किया, तो ये क्या बना, प्राइमरी मूल बना। मिट्टी उड़ती गई, अब मिट्टी उगती है जिसमें पार्श्व मूल होती हैं, उन्हें द्वितीय, अब ये इनकी साइड में मिला तो इनको सेकेंडरी इन्हें बोल दिया, है ना, तथा तृतीय मूल कहते हैं, और इनसे डिवाइड हुआ तो हमारे पास तृतीय बन गया, और इन तीनों को मिला के हम लोग बोलते हैं मूसला तंत्र। तो प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्सरी, पार्श्वी मूल और द्विपक्षीय तृतीय मूल कहते हैं
प्राथमिक मूल तथा इनकी शाखाएं मिलकर मूसला तंत्र बनाती हैं। इसका उदाहरण सरसों का पौधा, ध्यान रखना हमारे पास डाइकोटिलेडन्स या द्विबीजपत्री का हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो क्या है बेटा, सरसों का पौधा, सरसों का पौधा है ना। एक बीजपत्री पौधों में प्राथमिक मूल अल्पायु होती है। अल्पायु मतलब बहुत कम होती है। प्राथमिक, एक बीजपत्री में प्राथमिक मूल अल्पायु बहुत कम उम्र की होती है, ध्यान रखना। इसके साथ इसके स्थान पर अनेक मूल निकले होते हैं जिन्हें मूल तने के आधार पर नीचे की तरफ, मूल तने के आधार पर इन्हें जकड़ा मूल तर्म कहते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइब्रस। ये बना हुआ दैट इज कॉल्ड फाइब्रस। इसका उदाहरण गेहूं के पौधा, अगर मूल प्राथमिक प्राइमरी की बात करूं तो हमारे पास किसमें देखने को मिलता है बेटा, बेसिकली सरसों वाले में। और हम लोग जकड़ा की अगर बात करें तो जकड़ा किसमें मिलता है हमको, मोनोकोटिल्डन में। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। तो मूल, अब यहां पर हमारे पास क्या है, कुछ पौधों जैसे घास, बरगद में मूल मूलांकर की बजाय पौधे के अन्य भाग से निकलती हैं, पौधे के अन्य भाग से निकलती हैं। इन्हें अपस्थानिक मूल कहते हैं। क्या बोलते हैं, अपस्थानिक। मतलब ये कि ये रूट से ना निकल के हमारे पास ब्रांच से निकलते हैं, और जो ब्रांच से निकलते हैं उनको बोलते हैं अपस्थानिक मूल कहते हैं। इसे मूल का प्रमुख कार्य मिट्टी से पानी तथा खनिज लवण का अवशोषण, पौधों की मिट्टी में जकड़ की कर रखना, ठीक है, खाद्य पदार्थों का संचय करना और पाचन में नीमकों का संचरण करना। बस यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये तुम्हारे पास नीट में आ सकती है कि मूल तंत्र का प्रमुख वर्क क्या होता है, क्या काम होता है। मिट्टी से पानी और खनिज लवण का अवशोषण करना, मतलब द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम दी सॉइल। एंड फिर इसके बाद क्या होता है, पौधों को मिट्टी से जगड़ कर, मतलब हमारे पास एक चीज़ बोल सकते हैं द स्ट्रेंथनिंग ऑफ प्लांट, है ना। नीचे वो क्या करता है, मिट्टी को ना अपनी जड़ों के अंदर फंसा के रखता है, स्ट्रेंथ देता है, जिसके कारण क्या होता है, प्लांट उखड़ता नहीं, तुम उखाड़ोगे तो। ठीक है, खाद्य पदार्थों का संचयन करना तथा पादप नियमन करना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मूल के क्षेत्र। मूल के क्षेत्र नीचे की तरफ, बीच में और ऊपर, तीन बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये यहाँ पर, इसके ऊपर और इसके ऊपर नहीं, यहाँ पर नहीं, इसके यहाँ पर वाली कहानी होती है। अभी बताता हूँ कहाँ। तो मूल के क्षेत्र, मूल का शीर्ष अंगुलित जैसे मूल गोप से ढका होता है। मूल गोप मतलब एक तुम्हारे एनसीईआरटी जाऊंगे उसमें थिम्ब लाइक स्ट्रक्चर लिखा जाता, देखना। यह कोमल शीर्ष की तब रक्षा करता है जब मूल मिट्टी में अपना रास्ता बना रही होती है। मतलब जब क्या होता है, रूट जब नीचे की तरफ अंदर की तरफ धंसती है तो मूसलामल प्राइमरी मूल जो होती है इनको क्या करते हैं कि मिट्टी में अंदर की तरफ नया रास्ता देती है। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है कि ये नीचे वाली जो मूल होती है ये एक पानी जैसे पदार्थ को निकालती है, जो क्या करती है, मिट्टी को गीला करती है, जिसके कारण वो रूट है ना आसानी से नीचे की तरफ चला जाता है। जब मिट्टी में अपना रास्ता बना रही होती है तो मूल गोप से कुछ मिलीमीटर ऊपर मेरिस्टेमेटिक क्रियाओं का क्षेत्र भी होता है। कुछ मेरिस्टेमेटिक क्रियाओं का क्या होता है, क्षेत्र भी होता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं बहुत छोटी पतली भित्ति वाली होती हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना। कैसी होती हैं, बहुत छोटी पतली भित्ति वाली छोटी होती हैं, पतली भित्ति वाली होती हैं, छोटी होती हैं और पतली भित्ति वाली होती हैं। याद रखना कैसी होती हैं, छोटी होती हैं, पतली भित्ति वाली होती हैं। इज इट क्लियर, है ना। आगे चलते हैं तो यहाँ देखते हैं इस क्षेत्र की कोशिकाएं बहुत छोटी छोटी होती हैं, पतली भित्ति वाली होती हैं, तभी तो आसानी से डिवाइड कर जाती हैं। अगर वो बड़ी होंगी और मोटी होंगी तो डिवाइड नहीं कर पाएंगी। तब इसमें संघनन प्रोटोप्लाज्म होता है, ध्यान रख, क्या प्रोटोप्लाज्म मिलता है, उनमें बार बार विभाजन होता हो। इस क्षेत्र में समीपस्थ स्थित कोशिकाएं शीघ्रता से लंबाई में और मूल की लंबाई में बढ़ती जाती हैं, है ना, बढ़ाती हैं। इस क्षेत्र को दीर्घीकरण क्षेत्र कहते हैं। दीर्घीकरण जहाँ पर रेगुलरली क्या होती है, जोन ऑफ इलोंगेशन
ये मेरिस्टेमेटिक जोन, और जो है जोन ऑफ इलोंगेशन होता है ये। और परिपक्वन क्षेत्र मतलब जोन ऑफ मैच्योरेशन क्षेत्र होता है। ठीक है ना, क्या होता है, ठीक है। अब दीर्घीकरण ये हो गया। दीर्घीकरण क्षेत्र की कोशिकाएं में विविधता तथा परिपक्व मतलब मैच्योरेशन आ जाता है। इसी कारण दीर्घीकरण के समीप स्थित परिपक्व क्षेत्र होता है, परिपक्व क्षेत्र होता है, जिसको जोन ऑफ एलोंगेशन, जोन ऑफ मैच्योरेशन जोन बोलते हैं। इस क्षेत्र में बहुत पतली तथा कोमल धागे जैसी संरचनाएं मिलती, ध्यान रखना, जिसको मूल रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल रोम। मूल रोम कहाँ मिलता है तुमको? परिपक्व क्षेत्र में। परिपक्व क्षेत्र में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये मूल रूप से मिट्टी से पानी तथा खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। हमने ऊपर भी देखा था कि हमारे पास जो रूट थी, रूट का काम क्या था कि हमारे पास मिट्टी से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना तथा अपने प्लांट को खड़े रखने का काम करना था। ये ऐसे ही काम होता है। अब तने की बात करते हैं, स्टेम की बात है। ऐसे कौन से अभिलक्षण हैं जो तने तथा मूल में विभेद स्थापित करते हैं? तना अक्ष का ऊपरी भाग और जिस पर शाखाएं, पत्तियां, फूल, फल सब खिलते हैं। मतलब मैंने तुमको बताया था कि जो सूट वाला पार्ट होता है, उस सूट वाले पार्ट में तुमको लीफ भी मिलेगा, तुमको फ्लावर भी मिलेगा, तुमको स्टेम भी मिलेगा, तुमको ब्रांच भी मिलेगी। इज इट क्लियर? सब तुमको देखने मिलेगा, है ना। तुमको फल भी मिलेगा। यह अंकुरित बीज के भ्रूण के प्रांकों से विकसित होता है। तने पर गांठ तथा पूरियां भी होती हैं। तने में क्या होती हैं? गांठ तथा पूरियां, नोट्स और इंटरनोट्स, शायद इसी के कहने की बात कर रहा है ये। इस तने को, उस क्षेत्र को जहां पर पत्तियां निकलती हैं, उसे गांठ कहते हैं। नोट की बात कर रहे हैं। ये गांठ है अंतस्थ अथवा कक्षीय हो सकती है। अंतस्थ और कक्षा मतलब, अंतस्थ मतलब इंटरनल और कक्षी मतलब क्लासेस, है ना, ब्लॉक वाली हो सकती हैं। जब तना शैशव अवस्था में होता है तब वह प्रायः हरा कलर का होता है। जब वो थोड़ा थोड़ा ग्रो करता है तब किस कलर का होता है? हरा कलर का होता है। और बाद में काष्ठीय तथा गहरा भूरा रंग का हो जाता है। तब बाद में क्या होता है? लकड़ी, बोन पूरा का पूरा बना लेता है। ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है? तने का मुख्य कार्य शाखाओं को फैलाना, पत्ती, फूल तथा फल को संभाले रखना, या पानी, खनिज लवण तथा प्रकाश संश्लेषी पदार्थों का संवहन करता है। क्या बोला बेटा? तने का मुख्य कार्य शाखाओं को फैलाना, पत्ती, फूल तथा फल को संभाले रखना, या पानी, खनिज लवण अथवा प्रकाश संश्लेषी पदार्थों का संवहन करता है। कुछ तने भोजन संग्रह करने, सहारा और सुरक्षा देने और कायिक प्रवर्धन करने की भी कार्य संपन्न करते हैं। क्या करते हैं बेटा? तने का मुख्य कार्य शाखाओं को फैलाना, पत्ती, फूल तथा फल को संभाले रखना, यह पानी, खनिज लवण तथा प्रकाश संश्लेषण पदार्थों का संवहन करता है। कौन? तने की बात कर रहा। मतलब तुमको क्वेश्चन पूछे कि क्या स्टेम फोटोसिंथेसिस करता है, तो बोलोगे यस, फोटोसिंथेसिस कैन डू व्हाट? स्टेम कैन डू फोटोसिंथेसिस। कुछ तने भोजन संग्रह भी करते हैं, सहारा और सुरक्षा देने के साथ साथ कायिक प्रवर्धन का भी कार्य करते हैं। मतलब बेसिकली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब पत्ती की बात करते हैं। तो पत्ती पांचवी चपटी संरचना होती है जो तने पर लगी रहती है। यह गांठ पर होती है और इसके कक्ष में कली होती है। कक्षीय कली के बाद शाखा में विकसित हो जाते हैं। पत्ती प्रारूप के शीर्षक मेरिस्टेम से निकलते हैं। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम से निकलते हैं। ये पत्तियाँ अग्रभिसारी के रूप में लगी रहती हैं। ये पौधों में बहुत महत्वपूर्ण कायिक अंग है। मतलब इसको हम प्रोपोगेशन के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि भोजन का निर्माण भी यही करती। ठीक है। यह प्ररूपी पत्तियों के 3 भाग होते हैं: पर्णधार, पर्णवृंत और स्तरिक। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखना कि पत्ती के कितने आकार होते हैं। तो पर्णधार, पर्णवृंत और स्तरिक। पर्णधार सहायता से तने से जुड़ी हुई रहती है। इसके आधार पर 2 पार्श्व छोटी पत्तियां निकल सकती हैं। छोटी 2 पत्तियां, छोटी पत्तियां
पत्ती पर्णधार की सहायता से तने से जुड़ी रहती हैं और इसके आधार पर दो पार्श्व छोटी पत्तियां निकल जाती हैं। कितनी पार्श्व? दो पार्श्व छोटी पत्तियां क्या हो जाती हैं? निकल जाती हैं। अब देखो, ये देखो, ये हमारे पास स्टेम है, ये यहाँ इसका नोड होगा, ठीक है। इसके बाद अनुपर्ण स्टिप्यूल, पत्राधार, पर्णवृंत, पेटियोल, और ये स्तरिका, ये स्तरिका होता है, ये पूरा का पूरा जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है। और इसकी ये जो दिख रही है, ये दिख रही है, ये होती है मार्जिन, ठीक है ना, ठीक है, ओके है ना। चलो, जिन्हें अनुपर्ण कहते हैं, अनुपर्ण कहते हैं मतलब लीव बेस, ध्यान रखना वहां पर ये जुड़ने का काम करते हैं। एक बीजपत्री में पर्णधार चादर की तरह फैला होता है, पहला चादर की तरह फैला होता है, ये पर्णधार, ये पर्णधार यही होना चाहिए। एक बीजपत्री में पर्णधार चादर की तरह फैला होता है, तने को फैला कर चादर की तरह फैलकर तने को पूरा अथवा आंशिक रूप से ढक लेता है। अच्छा, पर्णधार, पर्णधार तो बोलते हैं सीथ, सीथ बोलते हैं, ठीक है। जैसे गन्ने में तुमने देखा होगा, इसका स्टेम रहता है, उसके साइड साइड में तुम देखना जाके कभी, सीथ बोलते हैं उसको। ऐसे कुछ लेग्यूम मतलब दाल वाले कुछ अन्य पौधों में पर्णधार फूल जाता है, मैं क्या हो जाता है? फूल जाता है। जैसे पर्णधार का पर्णवृंत तल्प पलवाइनस कहते हैं, फूल जाता है, मतलब यहाँ पर, यहाँ की बात कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? पल्विनस बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। पर्णवृंत पत्ती को इस तरह सजाता है जिससे कि इससे अधिकतम सूर्य का प्रकाश मिल सके। अब पर्णवृंत क्या बोल रहे हैं? पर्णवृंत इस तरीका को ऐसे फैला है। पर्णवृंत क्या है, कहाँ लिखा है? पर्णवृंत पत्ती को इस तरीके से सजाता है जिससे कि इससे अधिक सूर्य का प्रकाश ले सकें। पर्णवृंत, ये पटियोल, 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 ठीक है। पत्ती को इस तरह सजाता है जिससे अधिकतम सूर्य का प्रकाश ले सके। लंबा, पतला, लचीला पर्णवृंत इस तरीका को हवा में हिलाता है, फ्लटरिंग करता है ना। जब तुमने देखा होगा, जब तेज हवा चलती है तो पत्तियों से कितनी अच्छी आवाज़ आती है। तो ताकि ताज़ी हवा पत्ती को मिलती रहे, इस तरह पत्ती का हरा तथा फैला हुआ भाग है जिसमें सिराएं और सिराएं तथा श्रिकाएं होती हैं। इसके बीच में एक सुस्पष्ट सिरा होता है, ये बीच वाला सुस्पष्ट सिरा होता है जिससे मध्य सिरा कहते हैं। सिराएं पत्ती को दृढ़ता प्रदान करती हैं और पानी, खनिज और भोजन के स्थानांतरण के लिए नलिकाएं की तरह काम करती हैं। विभिन्न पौधों में इस तरीका की आकृति, उसके सिरे, चोटी, सतह अथवा कटाव में भी भिन्नता होती है। क्या होती है? सिरे, चोटी, सतह और कटाव में क्या होती है? विभिन्नता होती है। मतलब उसकी अगर मैं बात करूं तो ये जो फीचर, जो मार्जिन होता है, ये हर पत्ती में अलग अलग हो सकता है, ये सेम नहीं होता। अभी इनने बोला मिड रिप, ये बात करते हैं, इसको मिड रिप बोलते हैं या मिड वेन बोलते हैं। तो ये क्या करती है? इससे ब्रांचेस निकलती हैं, ये ब्रांचेस मिड रिप, ये ब्रांचेस निकल रही हैं, इनको सराय बोला है। तो ये नेटवर्क बनाती हैं। अब दो तरीके के देखने को मिलते हैं, यहाँ पर देखो आगे लिखा होगा। स्रविन्यास, पतली पत्ती पर सरा तथा श्रिकाओं के विन्यास को स्रविन्यास कहते हैं। जब श्रिकाएं इस तरीका पर जाल सा बनाती है, नेटवर्क बनाती है, उसको जालिका श्रीविन्यास कहते हैं। प्रायः यह द्विबीजपत्री पौधों में मिलता है। मतलब डायकोटिलेडन्स हैव व्हाट बेटा? डायकोटिलेडन्स हैव क्या है बेटा? जालिका, नेटवर्क। ध्यान रखना क्या होता है इनके पास? नेटवर्क वाला होता है, ठीक है, ओके। है ना, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं समानांतर शिलान्यास। समानांतर, देखो ये वाला जो तुमको दिख रहा है नेटवर्क वाला दिख रहा है, और ये वाला तुमको समानांतर दिख रहा है, मतलब लंबा लंबा देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? लंबा लंबा। क्या देखने को मिल रहा है? लंबा लंबा, समानांतर। पत्ती के प्रकार,
जब पत्ती की इस तरीका अछिन्न होती है अथवा कटी हुई लेकिन कटाव मध्य सिरा तक नहीं पहुंच जाता, तब वह सरल पत्ती कहलाती है। ये देखो, ये वाला, एक ये पत्ती है, एक ही नहीं, ये वाली पत्ती है, एक ये वाली पत्ती है, एक ये वाली पत्ती है। तो पहली ऊपर वाली पत्ती की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि पत्ती में जो तुम्हारे पास ये था, ये पत्तियां पूरी की पूरी क्या होती हैं, सिंपल पत्तियां होती हैं, ये सिंपल पत्तियां होती हैं। अब सिंपल पत्ती भी होती है, इसमें दो तरीके की होती हैं। देखो, जब इस तरीका का कटाव मध्य सिरा तक पहुंच जाता है ना, पहला सरल पत्ती होती है जब इस तरीका, मतलब तुम्हारे पास ये पूरा का पूरा उसकी लीफ कहाँ तक, मिडरिप तक पहुंच जाता है, मध्य सिरा तक पहुंच जाता है और पत्रिका में टूट जाता है। कितने हिस्सों में टूट जाता है, तो ऐसी पत्ती को संयुक्त पत्ती बोलते हैं, कंपाउंड। सरल और संयुक्त पत्तियां के प्रकार कितने होते हैं, दो प्रकार के, ध्यान रखना, है ना। सरल और संयुक्त पत्ती दोनों प्रकार में पर्णवृंत के कक्ष में कली होती है, लेकिन संयुक्त पंक्ति के पत्रकों के कक्ष में कली नहीं होती। एक में कली होती, एक में कली नहीं होती। संयुक्त पत्तियों के पत्रकों में कक्ष में कली नहीं होती, उनमें क्या होती है, कली होती है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब पत्ती के प्रकार हो गए थे। पत्ती के प्रकार हमने बता दिया था। संयुक्त पत्ती दो प्रकार की होती है, ठीक है, कौन कौन सी? पिच्छाकार संयुक्त पत्ती में बहुत अधिक पत्रक एक ही एक्सिस जो मध्य सिरा के रूप में होते हैं स्थित होते हैं। उदाहरण के तौर पे नीम, ये दिख रहा है, ये देखो, मतलब एक एक्सिस है और एक नोड अल्टरनेट, सामने आमने सामने, दोनों आमने सामने होंगे। दूसरा हस्ताक्षर अल्टरनेट, इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि एक पत्रक एक ही बिंदु अर्थात पर्णवृंत की चोटी पर जुड़े रहते हैं, इनको सिल्क कॉटन वृत्त कहते हैं। ये वाला हमारे पास इसमें एग्जाम्पल कौन सा है, सिल्क कॉटन, सिल्क और कॉटन। और एक और तुम्हारे पास आता है एल्स्टोनिया, ठीक है, ठीक, ओके, चलें। अब पर्णविन्यास, तने तथा शाखा पर पत्तियों के विन्यस्त रहने के क्रम को पर्णविन्यास कहते हैं। प्रायः तीन प्रकार की होती हैं, एकांतर, सम्मुख और चक्रदार। कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। कौन कौन सी? अब उदाहरण के तौर पर हमने एकांत, अब देखो यहाँ पर चक्करदार होती है। एकांतर प्रकार के पर्णविन्यास में एक अकेली पत्ती प्रत्येक गांठ के एकांतर रूप से लगी रहती है, ठीक है, एकांतर रूप से लगी रहती है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं, गुड़हल, सरसों और सूर्यमुखी। मतलब क्या कि ये जो तना है, ये देखो, एक यहाँ लगी, एक यहाँ लगी, एक यहाँ लगी, एक लगी, मतलब ऐसा अल्टरनेशन फॉर्म मिल रहा है। मैंने ऊपर बताया था तुमको। यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, देखो दो टाइप की रैचेस की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर देख रहे हैं तुम लोग पत्तियाँ जो हैं आमने सामने हैं, ये सेम नोड पे है ना, रेचेस पे एक साथ आ जाते हैं वो, ठीक है। और यहाँ पर एक पूरा का पूरा एक पेड़ आते हैं। सम्मुख प्रकार के पर्णविन्यास में प्रत्येक गांठ पर एक जोड़ी पत्ती निकलती है। कितनी जोड़ी पत्ती निकलती है? एक। और एक दूसरे के सम्मुख होते हैं, आमने सामने होते हैं, ठीक है ना। इसका उदाहरण कैलोट्रोपिस या आक है और अमरूद है। शायद ये इंग्लिश के एनसीईआरटी में अमरूद नहीं लिखा है, सिर्फ कैलोट्रोपिस लिखा है। यदि एक की गांठ पर दो से अधिक पत्तियां निकलती हैं तो उनके चारों तरफ एक चक्कर सा बनाती हैं, जिसको चक्करदार पर्णविन्यास बोलते हैं। इसको बोलते हैं एल्स्टोनिया। ये एल्स्टोनिया, ये दिख रहा है, एक ही में चारों तरफ देखना, ठीक है ना। अब हमारे पास देखो जरा क्या होते हैं, मैंने ऊपर बोला था, शायद यहाँ पर बोला था, ये टॉप पे, ये दिख रहा है ना, ये ऐसे, तो ये एक ही जगह पर चक्कर लगा रहा है, ये टॉप पे ही है पर एक ही जगह पर है। तो जैसे मैं यहाँ पर भी एक ही जगह से क्या निकलते हैं, चारों तरफ निकलते हैं, ठीक है। पुष्पक्रम, फूल एवं रूपांतरित परोह, फूल एवं रूपांतरित परोह, जहां पर परोह का शीर्ष मेरिस्टेम पुष्पी मेरिस्टेम में परिवर्तित हो जाता है।
ऊपर वाला रूपांतरित प्रोरोज, ये जो ऊपर का टॉप होता है एपिकल मेरिस्टेम, यही क्या बनाता है, फ्लावर बनाता है, यही कन्वर्ट होता है। पोरियल लंबाई में नहीं होती, लंबाई अक्ष दबकर रह जाती है। गांठों पर क्रमानुसार पत्तियों की बजाय पुष्पी उपांग निकलते हैं। जब प्रोरोसीस फूल में परिवर्तित होता है तब वह सदैव अकेला ही होता है, ठीक है ना। अब पुष्पी अक्ष पर फूलों के लगने के क्रम को पुष्प क्रम बोलते हैं। अब ये पुष्प क्रम ध्यान रखना, दो टाइप के होते हैं, एक होता है ससीमाक्षी, एक होता है असीमाक्षी, है ना। शीश का फूल में परिवर्तित होना, शीश का फूल अथवा सतत रूप से वृद्धि करने के आधार पर, ठीक है ना। पुष्प क्रम दो प्रकार के असीमाक्षी और ससीमाक्षी का बांटा गया है। असीमाक्षी प्रकार के पुष्प क्रम में मुख्य अक्ष में सतह वृद्धि होती है और फूल पुष्प तिरछा अग्रभिसारी क्रम में लगे होते हैं। और ससीमाक्षी में क्या होता है, पुष्प क्रम में प्रमुख अक्ष के शीर्ष पर फूल लगता, अक्ष पर आगे की तरफ लगता है। इसमें वृद्धि कैसी होती है, सीमित वृद्धि होती है, उसमें रेगुलर वृद्धि होती है, इसमें सीमित वृद्धि होती है। फूल तलाभिसारी और इसमें अग्रभिसारी होता है ना। एक्रोपिटल, ठीक है, और बेसिपिटल, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। कौन से चित्र में, इसमें ससीमाक्षी है, असीमाक्षी कौन सा है यहाँ दिखाई नहीं गया है, ठीक है। अब हम लोग पुष्प की बात करते हैं। पुष्प, एंजियोस्पर्म पुष्प फूल एक बहुत महत्वपूर्ण ध्यानकर्षी रचना है। यह एक रूपांतरित प्ररूप है जो लैंगिक जनन के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है। एक प्ररूरी रूप फूल में विभिन्न प्रकार के विन्यास होते हैं जो क्रमानुसार फले हुए पुष्पावृंत से पुष्पासन कहते हैं और पुष्पासन कहते हैं पर लगे रहते हैं कैलिक्स, करोला, पुमंग और जायोंग। कैलिक्स, करोला, पुमंग और जायांग, चार चीज, क्या क्या, कैलिक्स, करोला और पुमंग और जायांग, ठीक है। इसके बाद कैलिक्स और करोला सहायक अंग है, जबकि पुमंग तथा जायांग लैंगिक अंग है। सहायक अंग कौन से, कैलिक्स और करोला। जननांग अंग कौन सा, मतलब एक्सेसरी ऑर्गन तुम्हारे पास कौन से हैं, कैलिक्स और करोला है, जबकि पुमंग तथा जायांग तुम्हारे पास क्या है, लैंगिक अंग है। कुछ फूलों जैसे प्याज, कैलिक्स, करोला में कोई अंतर नहीं होता। ऑनियन, प्याज में कोई भी अंतर होता नहीं है। इन्हें परिदलपुंज, पेरियंथ बोलते हैं। जब फूल में पुंकेसर तथा पुमंग दोनों ही होते हैं तब उसे द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं। यदि किसी फूल में केवल एक पुंकेसर हो तो उसे अंडप, और एक अंडप पुंकेसर अथवा एक अंडप हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक लिंगी बोलते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ठीक है, जलप्रपात कौन सा है, ओके। अब आगे की तरफ चलते हैं। इनमें सममिति की बात करते हैं तो हमारे पास त्रिज्य सममिति होती है, एक व्यास सममिति होती है। अब हो सकती है जब किसी फूल को दो बराबर भागों में विभक्त किया जा सकता है, मतलब किसी भी, इसको मैं यहाँ से काटूँ, इसको यहाँ से काटूँ, यहाँ से काटूँ, यहाँ से काटूँ, इक्वल दो पार्ट में देखने को मिलते हैं, तो है ना, तो उसको त्रिज्य सममिति कहते हैं। इसके उदाहरण क्या क्या हैं, सरसों, धतूरा और मिर्च। क्या क्या बेटा, सरसों, धतूरा और मिर्च। क्या क्या, सरसों, धतूरा और मिर्च को दो टुकड़ों में बराबर भागों में बांटा जा सकता है, उसको बोलते हैं सममित, त्रिज्यीय सममित, त्रिज्यीय सममित, सरसों, धतूरा और मिर्च। लेकिन जब फूल को केवल एक शीर्ष ऊर्ध्वाधर समतल में, मतलब मैंने एक फूल है, इसको बस यहाँ से काट सकता हूँ, बस ये वाला और ये वाला बराबर होगा दोनों, मतलब अब उसको यहाँ से काटूँ तो बराबर नहीं होगा, सिर्फ एक जगह से काटूँ मैं, तो इसके उदाहरण हमारे पास मटर, मूलासार, सैम, केसिया। क्या क्या, मटर, गुलमोहर होना चाहिए था, गुलमोहर, सैम और केसिया। इसको एक
व्यास सममित बोलते हैं, जहां पर हम लोग फ्लावर को एक जगह से ही क्या कर पाए, काट पाए। ठीक है, कोई दिक्कत? अरे बोलो। हाँ, अब क्या होता है कि जब कोई फूल बीच से किसी भी ऊर्ध्वाधर समतल से दो भागों में बदल जाता है तो उसको सममिति और असममिति कहते हैं। जैसे असिमेट्री बोलते हैं, असममितीय और अनियमितीय। जिस जो भाई जो बटे ही ना, जो मैं अगर किसी कोई फ्लावर है, मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूँ तो ए पार्ट बी पार्ट इक्वल ही ना हो, उसको असममिति बोलते हैं। उसका एग्जाम्पल कहना है तुम्हारे पास, एक पुष्प तृतीय चतुष्टयी और पंचतयी हो सकता है। एक पुष्प तृतीय चतुष्टयी और पंचतयी हो सकता है यदि उसमें उनके उपांगों संख्या 3 4 5 अथवा 3 4 अथवा 5 के गुणक में हो सकती है। जिस पुष्प में सहपत्र होते हैं, पुष्पवृंत के आधार पर छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, उन्हें सहपत्री कहते हैं। जिनमें सहपत्र नहीं होते उनको सहपत्रीहीन बोलते हैं। जिसके पुष्पवृंत में देख, वो तुमने पढ़ा हो ना, ई ब्रैक्टेड नाम सुना होगा और ब्रैक्टेड नाम सुना होगा। ई ब्रैक्टेड और ब्रैक्टेड ध्यान रखना, जिसमें होते हैं पुष्पवृंत, मतलब ध्यान रखना स्टिप्यूल, स्टिप्यूल जो जहाँ पर लीफ बेस से नोड होता है, जहाँ पर लीफ होता है यहाँ पर स्टिप्यूल होता है। अगर है तो प्रेजेंट है तो ब्रैक्टेड, और नहीं है तो ई ब्रैक्टेड। तो यहाँ पर सहपत्री प्रेजेंट है तो पुष्पवृंत प्रेजेंट है तो क्या होते हैं, सहपत्री कहलाते हैं। नहीं है तो क्या हो जाता है, क्या कहलाते हैं, असहपत्री, असहपत्रीहीन कहलाते हैं। पुष्पवृंत पर कैल्किस, कोरोला, कैलिक्स, कैल्किस नहीं है, कैलिक्स, कोरोला, पुमंग, अंडाशय सापेक्षित स्थिति के आधार पर पुष्प को अधोजायांगता हाइपोगाइनस, परिजायांगता पेरिगाइनस और अधिजायांगता एपिगाइनस 3 नाम से जाना जाता है। क्या क्या? अधोजायांगता हाइपोगाइनस, परिजायांगता पेरिगाइनस और अधिजायांगता एपिगाइनस। अधोजायांगता में जायांग सर्वोच्च स्थान पर स्थित होता है और अन्य अंग नीचे होते हैं। ऐसे फूलों में अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होते हैं, जिनके सामान्य उदाहरण सरसों, गुड़हल और बैंगन है। क्या क्या है? जहां पर ऐसे फूल जहां पर अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती, उनके समान मतलब ऊपर की तरफ ओवरी हो, है ना। उसमें 3 एग्जाम्पल कौन कौन से तुम्हारे पास, कौन कौन से एग्जाम्पल है, जल्दी बताओ। अंडाशय मत, ये तुम्हारे पास सरसों, गुड़हल और बैंगन, सरसों, गुड़हल और बैंगन, ठीक है ना। आगे चलते हैं। परिजायंगता मतलब परिजायंगता अंडाशय में और अन्य भाग पुष्पासन के किनारे किनारे हो तथा ये लगभग समान ऊंचाई तक होते हैं। इन्हें अंडाशय आधा अधोवृत्ति कहते हैं। जैसे पल्म, गुलाब और आड़ू, पीच, रोज प्लम, पीच, रोज प्लम और पीच कहलाते हैं। पल्म, गुलाब और आड़ू रोज प्लम पीच कहलाते हैं, ध्यान रखना। पेरिगाइनस बोलते हैं जिनको। अधोजायांगता में पुष्पासन के किनारे ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं। वे अंडाशय के पूरी तरह से घिरे हुए रहते हैं, मतलब हमारे पास ये है और ओवरी पूरी तरह अंदर की तरफ होती है। इससे संलग्न हो जाते हैं फूल अन्य भाग अंडाशय के ऊपर, इसलिए अंडाशय अधोवृत्ति कहते हैं। इसके उदाहरण है सूरजमुखी के अरपुष्पक, अमरूद और घिया। क्या क्या? अरपुष्पक, अमरूद और घिया। क्या क्या? अरपुष्पक, अरपुष्पक, अमरूद और घिया। गुआवा, कुकुम्बर और सनफ्लावर, ठीक है। अरपुष्पक, अमरूद और घिया, है ना। इसके 3 एग्जाम्पल ये लिखे। पुष्पासन में अधोजायांगता ये है, पेरिगाइनस ये दोनों हैं और अधिजायांगता ये वाला है।
इसमें देखोगे तुमने ओवरी तुम देख रहे हो टॉप पे है, इसमें देखोगे बीच में है और इसमें भी बीच में है, और उसमें पूरी की पूरी ओवरी कवर हो चुकी है। पुष्प के भाग। अब पुष्प के भाग की बात करते हैं, पुष्प में क्या क्या देखने को हमको मिलता है। हम लोग जब भी बात करते हैं, प्रत्येक पुष्प में 4 चक्रक होते हैं, जिसे कैलिक्स, करोला, पुमंग और जायांग कहते हैं। मतलब तुम्हारे पास कैलिक्स, करोसा, एंडोशियम और गाइनोशियम बोलते हैं। कैलिक्स पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है और इसकी इकाई बाह्यदल कहते हैं। प्रायः बाह्यदल हरी पत्तियों की तरह होते हैं और कली की अवस्था में फूल की रक्षा करते हैं। किसकी रक्षा करते हैं? फूल की रक्षा करते हैं। फूल की क्या करते हैं? रक्षा, मतलब बाहर से कवर करके इनका काम करते हैं। कैल्कियस संयुक्त बाह्यदली जुड़े हुए बाह्यदल अथवा पृथक बाह्यदल दली मुक्त बाह्यदल कहलाते हैं। कैल्कियस बाहरी होते हैं, ठीक है, बाहर वाले। पृथक बाह्यदली होते हैं, मुक्त कहते हैं। कोरोला की बात करोगे तो कोरोला दल पंखुड़ी का बना होता है ना। दल प्रायः चमकीले रंगदार होते हैं, कलरफुल होते हैं, ठीक है ना। ये परागण के लिए, मतलब अट्रैक्शन करने का काम करते हैं, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करते हैं। कैलिक्स की तरह कोरोला भी संयुक्त दली हो सकते हैं, पृथक दली भी हो सकते हैं। संयुक्त मतलब पॉलीपेटेलस और गैमोपेटेलस, है ना। पॉलीसेफेलस और गैमोसेफेलस, दो चीज, सेफेलस और पेटेलस। पौधों में कोरोला आकृति रंग भिन्न भिन्न होती है, ठीक है, जहां पर आकृति का संबंध, अब ध्यान रखना, नलिकाकार, घंटाकार, कीप आकार के चक्काकार हो सकते हैं। ये तुम्हारे पास पुमंग है, ये तुम्हारे पास ये पुमंग, ये जायांग, ये कोरोला और ये कैलिक्स और ये पुष्पवृंत, ठीक है। ये क्या है? कैलिक्स ग्रीन वाला, कोरोला कलरफुल, जायांग ये है और पुमंग ये है, ठीक है। अब ये है कैलिक्स, ये है कोरोला, ये है पुमंग और ये है जायांग। ये ओवरी है, ये मेल ऑर्गन है, ठीक है। अब पुष्पदल विन्यास पुष्पकली में उसी चक्र की अन्य इकाइयों के सापेक्ष बाह्यदल अथवा दल के लगे रहने के क्रम को पुष्पदल विन्यास कहते हैं। क्या बोला? पुष्पदल विन्यास पुष्पकली में उसी चक्र की अन्य इकाइयों के सापेक्ष बाह्यदल अथवा दल के लगे रहने के क्रम को पुष्पदल या विन्यास कहते हैं। पुष्पदल विन्यास प्रमुख प्रकार के कार्य स्पर्शी, व्यार्तित और कोरछाती और बैक जरोली टाइप के हो सकते हैं। कितने तरीके के? 4 तरीके के। हमारे पास कौन कौन से 4 तरीके के? कोर स्पर्शी, व्यापवर्तित, कोरछादी और वैक्सिलरी, ठीक है। अब तुम लोग यहां देखना, जो कोर स्पर्शी में तुम लोग देखते हो कि जो इसके लास्ट के मार्जिन है, ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, ठीक है। हमारे पास दूसरा क्या है? व्यवर्तित है। इसमें देखो तुम लोग, एक बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, तो क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, इन आउट इन आउट, और ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। यहां पर तुम लोग देखोगे इसके कॉर्नर ओवरलैप तो कर रहे हैं, पर कैसे हैं? डिसकॉन्टिन्यूअस हैं। और यहां पर तुम लोग देखोगे एक बहुत बड़ा है, 2 उसके अंदर और 2 उसके अंदर और ज्वाइंटेड है। इज इट क्लियर? तो यहां पर तुम लोग देखोगे, याद रखना कैलोट्रोपस ऊपरी पढ़ा था हमने, कि हमारे पास जब चक्रदल के बाह्यदल अथवा दल एक दूसरे के किनारों को केवल स्पर्श करते हैं, ओवरलैप नहीं करते हैं, उनको कोर स्पर्शी कहते हैं। दैट इज कॉल्ड कैलोट्रोपस। कैलोट्रोपस में देखने को मिलेगा। यदि किसी दल अथवा बाह्यदल का किनारा अगले दल पर तथा दूसरे दल के तीसरे दल पर आदि अतिव्याप्त हो सकता है, उसको व्यवर्तित कहते हैं। उदाहरण के तौर पर तुम्हारे पास क्या है? गुड़हल, भिंडी और कपास। व्यवर्तित में क्या है? गुड़हल, भिंडी और कपास। गुड़हल, भिंडी और कपास। यदि बाह्यदल तथा दल दूसरे दल पर अतिव्याप्त हो तो उसकी कोई विशेष दिशा नहीं होती है। इस प्रकार की स्थिति को कोर छादी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोर छादी। कोर छादी, जहां पर व्यवस्थित ही नहीं है। इसके अगर केसरिया और गुलमोहर है, केसरिया और केसिया,
केसिया और गुलमोहर। और मटर सेम में 5 दल होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा मानक बाहर का होता है, 2 पार्श्वी को पंख होते हैं और ये दोनों सबसे छोटे अग्रदल कूटक की अतिव्याप्ति करते हैं। इस प्रकार के पुष्प को वैक्सिलरी बोलते हैं, ये वैक्सिलरी वाला होता है। ठीक है, तो हमारे पास हिंदी में कोरस्पर्शी, व्यावर्तित, कोरछादी एंड वैक्सिलरी 4 तुम्हारे पास देखने को मिलते हैं। अब पुमंग की बात करते हो तो पुमंग क्या है? पुमंग तुम्हारे पास मेल ऑर्गन है। पुमंग पुंकेसरों से मिलकर बनता है। ठीक है, प्रत्येक पुंकेसर जो फूल के नर जनन अंग है और इसमें में एक तंतु तथा एक पराग कोष होता है, जहां पर तुम्हारे पास पोलन ग्रेन रहते हैं, पराग कण रहते हैं। प्रत्येक पराग कोष प्रायः द्विपालिक होते हैं। द्विपालिक मतलब 2, ठीक है ना। और प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं, जिनको पराग कोष बोलते हैं। पराग कोष में पराग कण होते हैं। बंद पुंकेसर जनन में करने बंद पुंकेसर जनन करने में असमर्थ होते हैं। क्लिस्टोगैमस, जिसको तुम लोग पढ़ते हो 12th में जाके, है ना। इनको हम लोग बोलते हैं स्टेमेनोइड। क्या बोलते हैं? स्टेमेनोइड, जिसमें हम लोग पर क्या होता है बेटा, बंद होते हैं। ठीक है, पुंकेसर फूल के अन्य भागों जैसे दल तथा अथवा आपस में ही जुड़े हो सकते हैं। पुंकेसर क्या फूल के अन्य भागों जैसे दल अथवा आपस में ही जुड़े हो सकते हैं। ठीक है ना, ऑब्वियस ही बात है। जब पुंकेसर दल से जुड़े होते हैं तो उनको दल लग्न एपिपेटैलस बोलते हैं। किससे जुड़े हैं? पुंकेसर दल से, तो एपिपेटैलस। जैसे बैंगन में, बैंगन याद रखना, एपिपेटैलस फाउंड इन बैंगन। यदि परिदल मतलब तुम्हारे पास क्या था, जहां पर हमारे पास दोनों फ्यूज थे, ठीक है, तो उसे परिदल लग्न एपिफिलस बोलते हैं। पेरियंस पढ़ा था हमने। जैसे लिली में ध्यान रखना, लिली में तो फूल में पुंकेसर मुक्त बहु पुंकेसरी अथवा जुड़े हो सकते हैं। पुंकेसर एक गुच्छे में हो सकते हैं, एक संगी। जैसे गुड़हल में हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे पुंकेसर देखने को मिलते हैं। अथवा 2 बंडल द्विसंगी, जैसे मटर में देखने को मिलेंगे, और बहुबंडल जैसे सिट्रस में देखने को मिलेंगे। हमारे पास 1, 2, 3 और एक द्वि और बहुसंगी देखने को मिलेगा। एक संगी तुमको गुड़हल में, बहुसंगी तुमको मटर में, और अधिसंगी तुमको किस में मिलेगा? सिट्रस में मिलेगा। उसी फूल के तंतु की लंबाई में भिन्नता हो सकती है, जैसे साल्विया और सरसों में। सरसों में। अब जायांग की बात करते हैं। जायांग फूल के मादा जन अंग होते हैं। किसके होते हैं बेटा? फूल के माया जन अंग होते हैं, मादा जन अंग होते हैं। ये एक अथवा अधिक अंडप से मिलकर बनते हैं। एक लिंगी हो सकते हैं, मतलब सिंगल और मोर देन वन। मोनोकार्पुलरी, सिंगल और बहुकार्पुल, बहुत सारे होते हैं। तो अंडप के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र और अंडाशय, है ना। ये इसको वर्तिका बोलेंगे, वर्तिकाग्र बोलेंगे और अंडाशय बोलेंगे। ये स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी। ठीक है। अंडाशय एक आधारी भाग फूला हुआ रहता है, ये नीचे वाला भाग फूला हुआ रहता है, जिस पर एक लंबी सी नली होती है, जिसे वर्तिका कहते हैं। वर्तिका अंडाशय को वर्तिकाग्र से जोड़ती है। वर्तिकाग्र से जोड़ती है। वर्तिकाग्र यह प्रायः वर्तिका की चोटी पर होती है। क्या वर्तिकाग्र कहाँ होती है? चोटी पर, मतलब ऊपर की तरफ होती है ना, जिसे परागकण को ग्रहण करने में वर्तिका की चोटी का प्रभाव होता है। तो वही बताया, तुम्हारे पास कितने भाग? वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय, ये 3 हो सकते हैं। ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं क्या? वर्तिकाग्र। नीचे वाले को वर्तिका, और अंदर वाले को स्टिग्मा। ये नली वाली है। ठीक है, सॉरी ऊपर नीचे हो गए थे मेरे से, है ना।
और परागकोश को ग्रहण करती है। प्रत्येक अंडाशय में एक अथवा अधिक बीजांड होते हैं जो चपटे गद्देदार बीजांडासन से जुड़े हुए रहते हैं। जब एक से अधिक अंडक होते हैं तब वे पृथक मुक्त हो सकते हैं, जैसे कि गुलाब और कमल में व्युत्तांडपी एपोकार्पस होते हैं। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपोकार्पस? एपोकार्पस और सिंकार्पस। हमारे पास ओवरी है पर आपस में फ्यूज नहीं है, दैट इज कॉल्ड एपोकार्पस। और ओवरी हो और आपस में फ्यूज्ड हो, दैट इज कॉल्ड सिंकार्पस। तो यहाँ पर क्या है? एपोकार्पस। एपोकार्पस के कितने एग्जाम्पल हैं? गुलाब और कमल। जबकि जब अंडक जुड़े होते हैं, जैसे मटर टमाटर, मटर और टमाटर में कैसे होते हैं? युक्तांडपी, दैट इज कॉल्ड सिंकार्पस। युक्तांडपी, सिंकार्पस। ठीक है। निषेचन के बाद बीजांड से बीज तथा अंडाशय से फल अधिक बन जाते हैं। निषेचन के बाद बीजांड से बीज तथा अंडाशय से क्या बन जाते हैं? फल बन जाते हैं। ठीक है ना। बीजांड से बीज बनता है और अंडाशय से फल बनता है। तभी हम लोग बोलते हैं बीज भी एक क्या होता है? फ्रूट ही होता है। आगे पढ़ोगे बीजांडन्यास। अब बीजांडन्यास का मतलब क्या होता है? उसका अरेंजमेंट। अब वो अरेंजमेंट तुमको दिखेगा, ये 5 तुमको दिख रहा है। एक दिख रहा है सीमांत, एक स्तबीय, भित्तीय, मुक्त स्तबीय और अधिक आधारी। ठीक है। हम लोग बात करते हैं तो अंडाशय में बीजांड के लगे रहने का क्रम को बीजांडन्यास या फिर प्लेसेंटेशन कहते हैं। बीजांडन्यास 5 होते हैं तुम्हारे पास। कौन कौन? सीमांत, स्तबीय, भित्तीय, आधारी और केंद्रीय तथा मुक्त स्तबीय प्रकार के होते हैं। सीमांत में बीजांडासन अंडाशय के अधर C1 के साथ कटक बनाता है। सीमांत ये मार्जिनल होता है, इसमें ये यहां से लटका हुआ रहता है। तुमने देखा होगा मटर को। ठीक है। एक बीजांड कटक पर स्थित होते हैं जो 2 कतारें बनाती हैं, जैसे मटर में देखने को मिलता है। मैंने बता दिया। अब आगे चलो। जब बीजांडासन अक्षीय होता है और बीजांड बहुकोष्ठकीय अंडाशय पर लगते हैं, है ना, ऐसे बीजांडासन को स्तंभी कहते हैं। ये वाला एक्साइल। यहां पर हमारे पास क्या बन रहा है? कोष बन रहे हैं। हर कोष में तुम्हारे पास है। टमाटर देखा है कभी? जाके देखना जाके। तो ऐसे एग्जाम्पल तुम्हारे पास गुड़हल, टमाटर और नींबू को भी काट के देख लेना कभी। और बताऊं, संतरे को भी काट के देख लेना, सिट्रस को, उसमें भी ऐसे ही मिलेगा। भित्तीय बीजांडन्यास। अब भित्ति मतलब बाहरी परत पर बीज का लगा रहना, अंदर कुछ भी नहीं होना। भीतरी भित्ति पर अथवा परिधि भाग में लगे रहते हैं। अंडाशय एक कोष्ठक होता है, लेकिन आभासी पट पलट बनने के कारण 2 कोष्ठक में विभक्त हो जाता है। इसके उदाहरण क्रूसीफर, सरसों तथा ऑर्जिमोन। क्रूसीफर, सरसों और आर्जिमोन। आर्जिम्यू, ध्यान रखना, आर्जिमोन इसलिए आर्जिम्यू इसलिए बोल रहा हूं, ARG, और म्यू इसलिए बोल रहा हूं कि MU से मस्टर्ड और आर्जिम्यू से आर्जिमोन। जब बीजांड केंद्रीय कक्ष में स्थित हो और पुट्टिकाएं ना बना, मतलब ये फ्री सेंट्रल, यहां पर कोई भी तुमको कोष्ठ नहीं मिल रहा है, फ्री सेंट्रल है, उसको हम लोग बोलते हैं, दो होते हैं हमारे पास, डायएंथस और प्रिमिनोस। ये तुम्हारे पास कहलाते हैं मुक्त स्तंभी, कहता है फ्री स्तंभी, फ्री सेंट्रल। ठीक है। आधारी बीजांड एक ही जो बेस पर लगा हो, आधारी मतलब बेस। बीजांड में बीजांडासन अंडाशय के आधार पर होता है। इसमें केवल एक बीजांड होता है। इसके उदाहरण सूरजमुखी और गेंदा है। क्या है? सूरजमुखी और गेंदा। क्या है? सूरजमुखी और गेंदा। इज इट क्लियर? ठीक है। हमने 5 पढ़े। मार्जिनल है ना, सेंट्रल है, फ्री नहीं, मार्जिनल है, स्तंभी है, सेंट्रल है ना, भित्ती है, पेरीफेरी वाला, मुक्त है, फ्री सेंट्रल है और बेस वाला है।
ठीक है, पांचों का एग्जाम्पल हमने बताया। अब फल की बात करते हैं। फल पुष्पी पादपों का एक प्रमुख लक्षण है, ध्यान रखना, जहाँ फ्लावर होता है वहाँ फल देखने को मिलता है, एक बहुत अच्छा लक्षण है। यह एक परिपक्व अंडाशय होता है जो निषेचन के बाद विकसित होता है। यदि फल बिना निषेचन के विकसित है हो तो उसे अभिनेसी पार्थिनोकर्निक फल कहते हैं। ठीक है ना, अभिनेसी मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन हो, पार्थिनोकार्निक मतलब पार्थिनोकार्पिक, है ना। वन फल बिना निषेचन विदाउट फर्टिलाइजेशन का बनता है। ठीक है, एक परिपक्व अंडाशय होता है, मिच्योर अंडाशय, ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन, और निषेचन के बाद विकसित होती है। यदि फल बिना फर्टिलाइजेशन के विदाउट ओवरी फर्टिलाइजेशन के बने उसको अनिषेकी और पार्थिनोकर्निक कहते हैं। प्रातः फल में एक भित्ति अथवा फल भित्ति और बीज होते हैं। क्या प्रातः फल में क्या होता है, एक भित्ति होता है, बाहर की तरफ हमारे पास मिलेगा। हमारे पास क्या होता है, फल में भित्ति होती है, ठीक है ना, और हमारे पास बीज होते हैं। फल भित्ति शुष्क अथवा गूदेदार हो सकता है, जिससे फल भित्ति मोटी हो जाती है तथा गूदेदार। हमने गुआवा खाया है, गुआवा को हम लोग बाहर की स्किन अच्छे से खा लेते हैं, सीड हम लोग नहीं खा पाते, भले हम नहीं खाते, तब उसमें एक बाहर की भित्ति होती है जिसको बाह्य फल भित्ति कहते हैं, है ना, एक्टोकार्पिक, और मध्य में हो तो एंडोकार्पिक में मीजोकार्पिक, और अंदर हो तो एंडोकार्पिक बोलते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखना, आम तथा नारियल में फल के प्रकार को अस्थिल डूप फल कहते हैं, है ना। ये फल एक अंडपी ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय में विकसित होते हैं। एक अंडपी सिंगल ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय में विकसित होते हैं, और इनमें एक बीज होता है। आम में एक फल भित्ति, बाह्य भित्ति, गूदेदार और खाने योग्य मध्य भित्ति, और तथा भीतर कठोर पथरीली अंतर्भित्ति सुस्पष्ट रूप से देखी विविध होती, तथा नारियल में मध्य भित्ति क्या होती, तंतुमय मध्य भित्ति तंतुमय होती है, और एंडो वाली खाई जाती है। तो एंडो उसमें खाई जाती है ना। हमारे पास आम में बाहर वाली खाई जाती है, ठीक है, ओके। अंतः ये हम लोग खा ही नहीं सकते, अंतः वाली को, बीज को हम लोग देख सकते हैं, है ना। मध्य भित्ति इसमें रिश्तेदार, इसमें नहीं खा सकते पर इसमें खा सकते हैं, वह उसमें निकाल के फेंक देते हैं हम लोग, ठीक है, ओके। अब हमारे पास आता है क्या, बीज दो प्रकार के होते हैं, मोनोकोटिल्डन और डाइकोटिल्डन, है ना। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, जो इस निषेचन के बाद बनते हैं। निषेचन के बाद बीजांड में एक बीज बन जाता है। बीज में प्रायः एक बीजावरण तथा भ्रूण होता है। भ्रूण में एक मूलांकर और एक भ्रूणी अक्ष, एक गेहूं और मक्का अथवा दो चना और बीजपत्री में देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं तो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस की बात कर रहे हैं, और एम्ब्रियोनल एक्सिस में ऊपर की तरफ जाओगे तो प्रांकुर बोलते हैं, और ये नीचे की तरफ मूलांकर बोल रहे हैं। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस में तुम्हारे पास प्रांकुर और मूलांकर जाएगा, मूलांकर बनाता है रूट और प्रांकुर बनाता है सूट, और जो साइड में होते हैं इनको बोलते हैं बीजपत्री। हमारे पास नाभिका होती है, नाभिका के अंदर तुम्हारे पास क्या होता है, बीजांड द्वार होता है, माइक्रोपाइल रीजन होता है, जहाँ से एंट्री, बेसिकली अगर बात करूँ वहीं से रूट निकलती है, जड़ निकलती है, मूल निकलता है। द्विबीजपत्री बीज की संरचना, बीज की बाहरी परत पर बीजावरण कहते हैं। बीजावरण की दो सतहें होती हैं, बाहरी को बीज चोल और भीतरी को टैगमेन कहते हैं, है ना, टेस्टा और टैगमेन, पर हिंदी में क्या है इसका नाम, बीज चोल और टैगमेन कहते हैं। बाहर को क्या बोलते हैं, बीज चोल, और अंदर को क्या बोलते हैं, टैगमेन बोलते हैं। बीज पर एक छत चिन्ह की तरह उद्भव होता है, जिसके द्वारा बीज फल से जुड़ा होता है। छत चिन्ह होता है, बीज क्या होता है, फल से जुड़ा होता है। इसे नाभिका कहते हैं। प्रत्येक बीज में नाभिका के ऊपर एक छिद्र होता है जिसको बीजांड द्वार कहते हैं, है ना। बीजांड द्वार हटाने के बाद आप बीज पत्रों को
के बीज पत्रों के बीच भ्रूण देख सकते हैं, एम्ब्रियो एक्सेस देख सकते हैं। एम्ब्रियो में एक भ्रूणी अक्ष है और 2 गूदेदार बीज पत्री हैं, 1 2, ठीक है ना। बीज पत्रों में भोज्य पदार्थ संचित रहता है अक्ष। अच्छा, हमारे पास अगर इसमें पूरा कंज्यूम हो जाए, फ्रूट एंडोस्पर्म या फिर फ्रूट भोजन पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाए, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, तो अक्ष के निचले नुकीले भाग को मूलांकर तथा ऊपरी पत्तीदार भाग को प्रांकुर कहते हैं, जो बताया मैंने। भ्रूणपोष भोजन संग्रह करने वाला ऊतक है, भोजन संग्रह करने वाला ऊतक जिससे द्विनिषेचन परिणाम स्वरूप बनते हैं। चना, सेम और मटर में भ्रूणपोष पतला होता है, इसलिए अभ्रूणपोषी कहलाते हैं, जबकि अरंड में गूदेदार होता है तो उसको परिपोषी भ्रूणपोषी बोलते हैं, ठीक है ना। एक क्या बोलते हैं, अभ्रूणपोषी बोलते हैं, और अभ्रूणपोषी तुमको किस में मिलेगा बेटा, चना, सेम, मटर में भ्रूणपोषी कैसा होता है, पतला होता है, इसलिए उसको अभ्रूणपोषी बोलते हैं, जबकि अरंड में कैसा मिलता है, गूदेदार मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, भ्रूणपोषी बोलते हैं। अब एक बीजपत्री और संरचना देख लेते हैं। तो प्रायः एक बीजपत्री बीज भ्रूणपोषी होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ अभ्रूणपोषी होते हैं। ध्यान रखना, एक बीजपत्री कैसे होते हैं, भ्रूणपोषी होते हैं, पर कुछ कैसे होते हैं, अभ्रूण। एक्सेप्शन क्या है तुम्हारे पास, ऑर्चिड। ध्यान रखना, कौन सा मोनोकोटिलिडन तुम्हारे पास अभ्रूणपोषी होते हैं, जो डाइकोटिलिडन के जैसे स्ट्रक्चर दिखाता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्किड। अनाज के बीजों जैसे मक्का में बीजावरण झिल्लीदार तथा फल भित्ति से संगलित होता है। भ्रूणपोष स्थूलीय होता है और भोजन का संग्रहण करता है। भ्रूणपोष की बाहरी भित्ति भ्रूण से एक प्रोटीन सतह द्वारा अलग होता है, जिसको एल्यूरोन लेयर कहते हैं। तो एल्यूरोन लेयर फाउंड इन मोनोकोट एंड डाइकोट, दैट इज कॉल्ड डाइकोट। भ्रूण के आकार में एक छोटा और एक बड़ा भ्रूणपोष के एक सिरे पर खांच में स्थित होता है। ये नीचे वाले की बात कर रहा है वो। उसमें एक बड़ा आकार ढीला ढालाकार बीज पत्र होता है, जिसे स्क्यूटैलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्यूटैलम बोलते हैं। ये ऊपर की तरफ, दैट इज कॉल्ड स्क्यूटैलम बोलते हैं, है ना। इसमें एक अक्ष छोटा जिसमें प्रांकुर और मूलांकर होते हैं। नीचे की तरफ तुम्हारे पास क्या आएगा, मूलांकर, ऊपर की तरफ क्या आएगा, प्रांकुर। दोनों क्या होते हैं, कवर होते हैं। प्रांकुर तथा मूलांकर एक चादर से ढके हुए होते हैं, जिसे क्रमशः प्रांकुर चोल और मूलांकर चोल कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रांकुर चोल और मूलांकर चोल कहते हैं। डायग्राम देखो, ये डायग्राम तुमको दिख रहा है, बीजावरण दिख रहा होगा तुमको, ये भ्रूणपोष दिख रहा होगा, ये एल्यूरोन लेयर दिख रही होगी, स्क्यूटेलम दिख रहा होगा, ये प्रांकुर चोल जो कवर कर रहा है इसको प्रांकुर चोल, और जो मूलांकर है मूलांकर चोल कहते हैं, ठीक है ना। तो कोलियोराइजा और कैलियोप्टाइल, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। ये भ्रूणपोष है और ये भ्रूण है। अब एक प्रारूपी पुष्पपादी एंजियोस्पर्म का अर्ध तकनीक की विवरण, मतलब फूल में तुम्हारे पास पूरी की प्लांट फैमिली के बारे में बताना, ठीक है, कैसा होता है। तो पुष्पी पादों को वर्णित करने के लिए बहुत से आकारिक अभिलक्षणों का उपयोग किया जाता है। पुष्पी पादों का वर्णन संक्षिप्त, सरल और वैज्ञानिक भाषा में क्रमवार होना चाहिए। पौधों के वर्णन में उसकी प्रकृति, कायिक अभिलक्षण, मूल तना, पत्तियां, उसके बाद पुष्पी अभिलक्षण, पुष्प विन्यास, फूल के भाग का वर्णन करता है। हम लोग बेसिकली फ्लावर में क्या क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। फूल के पौधे के विभिन्न भागों का वर्णन, पुष्पी पादों में विभिन्न पुष्पी सूत्र बताने के पढ़ते हैं। पुष्पी सूत्र को कुछ संकेतों द्वारा इंगित किया जाता है। अब देखो, सहपत्र, दैट इज कॉल्ड ब्रैक्टेड और ई ब्रैक्टेड, हमने पढ़ा था। कैलिक्स को के से बताते हैं, कोरोला को सी से बताते हैं, पुष्पी दल पेरियंथ पी से बताते हैं, पुमंग, एंडोसियम, जायांग, गाइनोसियम। अब ऊर्ध्ववर्ती है तो हमारे ऊर्ध्ववर्ती को, गाइनोसियम को ऊर्ध्ववर्ती, अधोवर्ती को नीचे से, ठीक है। अब ऊर्ध्ववर्ती, अब देखो 3, ऊर्ध्ववर्ती और अधोवर्ती। ऊर्ध्व मतलब ऊपर, ठीक है, और अधोवर्ती मतलब नीचे से लिखते हैं। नर फूल के लिए
ऊपर की तरफ साइन बनाते हैं और मादा के लिए नीचे की तरफ साइन बनाते हैं। द्विलिंगी के लिए वो ऊपर और नीचे दोनों बनाते थे। चिन्हुत में इंगित करते हैं। और त्रिज्य समिति, त्रिज्य मतलब एक्टिनोमार्फिक, एक होती जाइगोमार्फिक, ये तुम्हारे पास देखो। और व्यावसी ये परसेंटेज वाला इंगित करते हैं। युक्त दलों की संख्या में ब्रैकेट के बंद होने और असमंजस पुष्प चिन्हों के ऊपर रेखा खींचते हैं, है ना। पुष्पी चित्र से फूल के भागों की संख्या, उनके विन्यास, क्रम और संबंध में बताते वर्ण के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। मात्र अक्ष की स्थिति फूल के सापेक्ष होती है, जिसे डॉट द्वारा पुष्पी चित्र के ऊपर इंगित करते हैं। कैलिक्स, कोरोला, पुमंग और जायांग क्रमशः कम बार चक्कर में दिखाए गए हैं। कैलिक्स बाहर, सबसे बाहर की ओर और जायांग भीतर की ओर होता है। यह सांसजन और असांसजन की चक्कर के भागों और चक्कर के बीजों को इंगित करता है। सरसों के पौधे कुटुंब ब्रेसिकेसी पुष्पी चित्रों में दिखाया गया है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर तुम लोग देखोगे ये अंदर है और ये बाहर है ना, ये दोनों इसको फ्यूज नहीं कर रहे हैं। और ये तुम्हारे पास जो है ये लगे हुए गाइनोशियम एंडोशियम। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो ये एक्टिनोमार्फिक मेल और फीमेल दोनों है। कैलेक्स तुम्हारे पास कितने हैं, 2 बाहर हैं 2 अंदर हैं, तो 2 बाहर 2 प्लस अंदर। कोरोला तुम्हारे पास 4 हैं फ्यूज नहीं है। एंडोशियम कितने हैं, 2 बाहर लगे हुए इसलिए एंडोशियम 2 बाहर लगे हुए और 4 क्या है अंदर हैं, इसलिए 4 अंदर लिखे हैं। और गाइनोशियम कितनी तुम्हारे पास 2 हैं। कैसी है तुम्हारे पास, सुपेरियर ओवरी है, ऊपर की तरफ है। ठीक है, अब सोलेनेसी देखोगे तो सोलेनेसी में ये बना हुआ तुम्हारे पास, ये देखो आपस में फ्यूज रहेगा तो कोरोला कितना हो जाएगा, फ्यूज है। कैलिक्स क्या तुम्हारे पास, कैलिक्स भी कितने हैं तुम्हारे पास 5, और 5 के साथ एंडोशियम क्या है आपस में फ्यूज्ड है, कोई दिक्कत नहीं। अंदर की तरफ जाओगे तो तुम्हारे पास ओवरी है, ओवरी भी कैसे आपका फ्यूज्ड है। ठीक है, चलेगा। अब ये सोलेनेसी के तुम लोग देख लो, ये कैरेक्टर लिखे हुए हैं वो तुम लोग देख लेना। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये देखो यहाँ पर, ये देखो ये मैंने लिखा है कैसा है, एक्टिनोमार्फिक और मतलब मेल और फीमेल दोनों पाया जाता है, 5 है ना। कैलिक्स एंडोशियम फ्यूज है और सुपेरियर ओवरी है, 2 होनी। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, बाकी जो नहीं लिखे हैं बेटा वो ध्यान रखना, वो देख लेना, क्योंकि 4-5 फैमिली एक्स्ट्रा दी गई है तुम्हारे पास। जैसे सोलेनेसी दी गई है, ब्रेसिकेसी है, फेवेसी है ना, रोजेसी है, ये सब तुम्हारे सिलेबस में है, इसमें नहीं है पर उसमें सिलेबस में। ओके ठीक है, थैंक यू।